Hello students, it is Vinod Acharya. Last time हमने 10th क्लास का ये 10वां चैप्टर शुरू किया था और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। इससे इतना तो हमें पता चला था कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो रे ऑफ लाइट, जो आने वाली प्रकाश की किरण थी, जिसका नाम हमने आपतित किरण रखा था, जब वह किसी चमकदार पृष्ठ से, ये हमारा एक पृष्ठ है, चमकदार पृष्ठ, जब इससे यह ऐसे टकराई थी और ये बिंदु आपतन बिंदु था और यहां से इसका परावर्तन हुआ था ऐसे, और इस किरण का नाम, जो पहले आपतित किरण थी, परावर्तन के बाद इसका नाम हुआ था परावर्तित किरण। एक बात हमने ये भी सीखी थी कि परावर्तन के पश्चात ही जब भी कोई वस्तु हमें नजर आती है तो वो परावर्तन की वजह से ही ऐसा संभव हो पाता है कि परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु पर जब हमारी आईज से जब लाइट उस पर पड़ती है और वहां से वो परावर्तित होती है, वही लाइट हमारी आईज में अंदर दोबारा आती है, उसी से हमें वस्तुएं नजर आती है। तो हमने जब परावर्तन पढ़ा, हमने यह परावर्तन फिर समतल दर्पण के लिए भी देखा था कि समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, और साथ में हमने ये भी ध्यान दिया था, या ये चीज भी हमने आपस में साझा की थी कि दर्पण में यदि एक विजय नाम का बच्चा सामने था दर्पण के, और दर्पण में अंदर भी एक दूसरा विजय नजर आ रहा था, और हमें हमारे मन में ये आइडिया आया था, हमारे मन में ये बात आई थी कि दर्पण द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब वास्तव में जो हमारी वस्तु है उसी का एक रूप है। और बाद में हमने ये भी देखा था कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दो तरह के हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी हमने दो तरह के देखे थे, आभासी और वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जिनको पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हमने बात की थी समतल दर्पण द्वारा जब परावर्तन होता है तो वह कैसे होता है। हमने देखा था कि जो समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब होता है, जो परावर्तन होता है, जो परावर्तन होता है उसमें बिंब और प्रतिबिंब, वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई समान रहती है, वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमारे सामने एक, हमने बोला था ड्रेसिंग टेबल है, और यदि हम उसके सामने जाते हैं तो हमारा सीट यहाँ भी ऊपर है और उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसका भी ऊपर होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। और हमने ये भी देखा था कि वो जो प्रतिबिंब बनता है वह लेफ्ट वाला पोर्शन राइट हो जाता है, राइट वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट हो जाता है, और इस प्रकार से यहाँ एक उल्टा हो जाता है, और जो साइड वेज इन्वर्शन है, और इसको हमने साइड वेज इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है। और दूसरी बात हमें और पता चली थी, जिसका हमने सीधा एक स्पून उठाई थी और उस स्पून में यस आई है, और इस स्पून में भी हमें प्रतिबिंब नजर आया था, और फिर हमारे मन में ये आइडिया आया था, ये स्पून हमारे पास है और इस स्पून में भी प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रतिबिंब से जो स्पून से हमें जो आइडिया मिला था वो आइडिया ये रहा कि जो प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है, तो हमारे मन में पहले अब तक हमने जो देखे हैं प्रतिबिंब ऐसे देखे हैं जो समतल दर्पण द्वारा हमारे घर में हमारे सामने बने हैं। हमने मम्मी का ड्रेसिंग देखा है जिसके सामने हम अपने बाल बनाते हैं। हमने देखा है, हमने छोटा प्रतिबिंब भी, छोटा एक दर्पण देखा है जो पापा के पास है, जिसमें पापा सेव के लिए यूज करते हैं या बाल बनाने के लिए यूज करते हैं। अनदर वन कि मन में अब तक यही बातें आती रही कि जो दर्पण है वो प्लेन होते हैं, जैसे ये
बोर्ड है, ये बोर्ड है, यस इट इज प्लेन, ये समतल है, ये ऊंचा नीचा कहीं से नहीं है। इस प्रकार यदि एक दर्पण हो तो इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण बोलते हैं। और बाद में जब हमने ये स्पून वाला एग्जांपल देखा, जब ये जो स्पून हमें नजर आ रही है, इसमें यदि मुझे बाहर नजर आ रहा है, मुझे यदि बाहर एक प्रतिबिंब नजर आ रहा है, मुझे अपना प्रतिबिंब इसमें नजर आ रहा है, इट मींस ये दर्पण है। यदि ये दर्पण है तो यह समतल नहीं है। इस प्रकार के जो दर्पण है उनको समतल दर्पण नहीं बोला जा सकता। समतल दर्पण सीधे होते हैं, बिल्कुल उनका जो तल होता है वो समान होता है, पर यहाँ तो तल नहीं समान नहीं है, ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है। यदि मैं अंदर से देखूं तो इसमें जो तल है वो नीचे धंसा हुआ है। तो यहाँ से हमारे मन में एक बात सामने आती है कि सारे दर्पण जो होते हैं वो समतल दर्पण नहीं होते। हमारे पास ऐसे दर्पण भी होते हैं जिनमें जो परावर्तक पृष्ठ है, यदि मुझे इधर इसमें अपना चेहरा नजर आ रहा है, इट मींस ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो समतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो समतल होता है। लेकिन कुछ ऐसे दर्पण भी हमारे पास हैं जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वह समतल की बजाय गोल होता है, और ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और यही आज हमने डिस्कस करना है, गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जहां से परावर्तन होना है, जो चिकने वाला सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण हमारे पास दो तरह के हैं। उत्तल दर्पण और अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये रहा हमारे पास गोलीय पृष्ठ। और इसके दो हमने ये दो टाइप का हमने दिखाया है कि हमारे पास जो गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ है, जहां से लाइट को परावर्तन होना है, जहां से लाइट का परावर्तन होना है, यदि वो जो हमारा पृष्ठ है वह समतल की बजाय गोल हो, यदि वो समतल की बजाय ऐसे उभरा हुआ हो या नीचे धंसा हुआ हो, ऐसे जो दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। और उनके दो टाइप हमारे पास होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहां हमने एक दर्पण बनाया है ऐसे। वैसे तो समतल दर्पण हम ऐसे बनाएंगे, ये देखिए, ये जो हमारे घर में जो दर्पण है वो सारे ऐसे हैं। ये जो मैंने निशान लगाया है इसका मतलब इधर पेंट है, ये इधर कांच है, ऐसे रखा हमने, और इसमें पिछली तरफ जो है हमने पेंट कर दिया, और इस वजह से यह दर्पण तैयार हो गया। अब ये तो था हमारा समतल दर्पण, अब हमने बनाया है ऐसा एक दर्पण हमारे पास है, और इस दर्पण पे मैंने इधर पेंट कर दिया। ये और ऐसे ही बनाइए, ऐसे ये दूसरा दर्पण बनाया हमने, और इस दर्पण के अंदरली तरफ मैंने पेंट किया। अब ये देखिए, यदि इस दर्पण के बाहर की तरफ पेंट हुआ है तो जो इसमें परावर्तन होगा वह ऐसे होगा। अब इसमें जो परावर्तन होगा वो अंदर की तरफ होगा, अंदर। इसका मतलब ये हुआ इसका जो परावर्तक जो पृष्ठ है वो धंसा हुआ है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ है। और इसको देखिए,
इसमें जो धंसा हुआ पृष्ठ है उधर तो हमने पेंट तोड़ा, और ये जो उभरा हुआ ऊपर उठा हुआ जो पृष्ठ है उस पर हमने परावर्तन पृष्ठ बना दिया है। और इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण, और ये होता है हमारा अवतल। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। उत्तल दर्पण में लिखे हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण में, अब ये देखिए अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ पार्ट है उस तरफ तो पेंट हो गया है, अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो धसा हुआ है, तो हमने लिख दिया वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है, अंदर घुसा हुआ होता है, धसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें ये पता चला है कि हमारे पास समतल दर्पण भी होते हैं और कुछ दर्पण गोलीय दर्पण भी होते हैं। और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, और दो टाइप में उनके जो नाम हमारे पास है वो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हमें समतल दर्पण ने जो प्रतिबिंब हमें दिखाया था उसके बारे में यदि हम बात करें तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और साथ में वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अवतल दर्पण में ज्यादातर जो प्रतिबिंब बनते हैं इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब मुख्यतः आभासी तथा उल्टे होते हैं। आभासी तथा उल्टे होते। ये हमारे पास एक प्रश्न है, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताइए, और इसमें हम ये करते हैं कि इन दोनों की परिभाषा बता देते हैं और परिभाषा के साथ साथ हम इनकी एक प्रतिबिंब भी हमने बता दिए हैं ताकि हमारा ये प्रश्न तैयार हो जाए। कि पहला हमने बताया कि अवतल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब मुख्यतः आभासी तथा उल्टे होते हैं। अरे सॉरी, आभासी नहीं होते, मुख्यतः ये ज्यादातर वास्तविक होते हैं। सॉरी फॉर दैट, चेंज कर लेना आप भी अपने नोट्स में से। यस, ये मुख्यतः वास्तविक, ज्यादातर, मुख्यतः वर्ड का मतलब यहां ज्यादातर वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। और इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब
बने प्रतिबिंब आभासी तथा सीधे, आभासी तथा सीधे। तो हमारे पास ये ना 2 नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताइए, तो इसमें इतना ही हम लिख लेते हैं, सफिशिएंट रहता है हमारे लिए। और दूसरा जो हम आज जो हमारा आज का काम है वो ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते थे, हमने 7th क्लास में ऑब्जर्व किया था। अब हम गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं हमने लिखा कि यहाँ वास्तविक तथा उल्टे बनते हैं, वहां आभासी तथा सीधे बनते हैं, और इन चीजों को हमने अब यहाँ लिख तो दिया है, पर अब हम इनके सारे जितने भी हमारे पास स्थिति है कि ये प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको हमने देखना है और उनको हमने पढ़ना है। इन दर्पणों के जितने भी प्रतिबिंब हमने पढ़ने हैं, जिस स्थिति में हमने पढ़ने हैं, उन सारी स्थिति को हमने ध्यान से देखना है, पर उन प्रतिबिंबों के विषय में या उनके प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा बनाए जाते हैं, जब वो हमें समझने हैं तो उससे पहले हमें दर्पण गोलीय दर्पणों के विषय में कुछ मुख्य बातें पता होनी चाहिए। कुछ टर्म हमारे पास ऐसी हैं जो हमें इनके प्रतिबिंब को पढ़ने से पहले हमारे पास होनी चाहिए, और उन बातों के उन पदों के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। गोलीय दर्पणों के कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों के महत्वपूर्ण पद, या फिर इनको टर्म भी बोल देते हैं। ये कुछ ऐसी टर्म है जो गोलीय दर्पणों में हमें पता होनी चाहिए। पहली जो टर्म है हमारी वो है ध्रुव। एक दर्पण बनाते हैं, बताओ ये कौन सा बना? इससे उभरे हुए एरिया में हमने पेंट कर दिया, जो परावर्तक पृष्ठ है वो धसा हुआ है, ये अवतल दर्पण। और यहां से और यहां तक हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो जो परावर्तक पृष्ठ है उसका एक सेंटर होता है, उसका एक केंद्र होता है, जिसको मैंने पॉइंट P से दिखाया है, और P का मतलब होता है पोल, और पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर है उसे पोल कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को P से दिखाया। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव या पोल कहा जाता है। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। इसे P द्वारा दर्शाया। तो हमने अब ये बात पता चली कि किसी भी दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसका जो सेंटर होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होता है उसे
दर्पण का ध्रुव बोला जाता है, उसे दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। और उसके बाद हमारे पास है नंबर 2 पे है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलते हैं हम वक्र का केंद्र। इसे क्या बोलते हैं हम? वक्र का केंद्र। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा जो अभिप्राय है, किसी भी गोलीय दर्पण को यदि मैं अब ना इसको ये एक दर्पण जो नजर आ रहा है, अब इसको मैथ्स की टर्म में देखते हैं। जो ये हमें दर्पण नजर आ रहा है एक तरह से ये चाप है। ये मैंने इसको पूरा कर ऐसा लग रहा था मुझे ये चाप है, और इसको मैंने ऐसे पूरा किया। तो गोलीय दर्पण का परावर्तन, इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये गोला होता तो हमारा दर्पण उसका एक भाग है। यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सारा एक स्फीयर है, एक गोला है, और ये उसका हिस्सा है, तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के, उस स्फीयर के सेंटर को दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो हमने लिखा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भार होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही दर्पण, ऐसे देखिए आप मान लो हमारे पास ये दर्पण और अवतल दर्पण ही बना रहा हूं। अब देखिए यह इस गोले का हिस्सा नजर आ रहा है, अब यह इस गोले का हिस्सा नजर आ रहा है। इस गोले का जो सेंटर होगा वह इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थर्ड है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो तो सेंटर था उस गोले का या उस गोले की त्रिज्या। अब भाव ये हुआ कि हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है, उसका सेंटर तो हमारा वक्रता केंद्र होता है, और उसकी जो त्रिज्या होती है, ये इसकी त्रिज्या है ना, ये जो त्रिज्या होती है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या,
कहलाती है। इसे आर द्वारा दर्शाया पहला हुआ पी ज्यादा बड़ा ध्रुव। हमारे पास जो परावर्तन पृष्ठ है उसका जो सेंटर होता है वो ध्रुव होता है। यह परावर्तन पृष्ठ जिस गोले का बाहर होता है उसका जो सेंटर सी होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और इस गोले की त्रिज्या हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, इसको आर द्वारा दर्शाया जाता है। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है। और वक्रता केंद्र को हमने दिखाया ये यहाँ लिखो, इसको सी द्वारा दर्शाया जाता है, इसको सी द्वारा दर्शाया जाता है। तो तीन चीजें हमारे पास आई है, पी, सी और आर। और चौथा हमारे पास जो चीज है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से सीधी एक लाइन जाती है। सीधी एक लाइन, एक ऐसी रेखा जो सी और पी में से गुजर सकती है, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी दर्पण के पी का मतलब ध्रुव तथा सी वक्रता केंद्र में से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब इसमें ये चार टर्म हमारे पास आई है, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। इसमें जो हमारे पास जो पांचवी टर्म है, पांचवी टर्म हमारे पास है मुख्य फोकस। इसके लिए हम दोबारा दर्पण बनाएंगे। मुख्य फोकस, इसको समझने के लिए एक बार दर्पण बनाते हैं हम अपने। ये देखिए हमारे पास में ये एक अवतल दर्पण है। अवतल है तो बाहरी तरफ पेंट होगा, जो परावर्तक पृष्ठ है वो दसा हुआ होगा। ये हुआ हमारा पी, यहाँ हुआ सी और पी सी से दूरी हुई आर, और ये हमारी लाइन आई है जिसका क्या नाम है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। यस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दर्पण का मुख्य अक्ष। यहां कोई लाइट का सोर्स है, प्रकाश एक स्रोत है, यहां से लाइट प्रकाश की किरणें आ रही है और मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। ध्यान से देखिए, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, समान अंतर में है, समानांतर आ रही है। तो ये ऐसे लो और बना लो, दो और बना लेते हैं। ये समान अंतर से आ रही है, मुख्य अक्ष से समान अंतर।
जैसे मुख्याक्ष है वैसे ही आगे ये यहां इस बिंदु पे ये आपतन बिंदु हुआ, यहां से परावर्तन होगा और परावर्तन होते ही ये ऐसे निकल जाए, ये यहां से ऐसे निकल जाए, ये यहां से ऐसे निकल जाएगी, ये यहां से ऐसे। अभी देखो आई को ये ऐसे थी, ये तो मुख्याक्ष हो गया ए, और ये आई और ऐसे गई, ये यहां परावर्तन हुआ ऐसे गई, ये यहां हुआ ऐसे गई, और ये यहां एक चीज ऑब्जर्व हो रही है हमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, या फिर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान से देखिए, यदि हम इसको अब उत्तल दर्पण में बनाना चाहें तो वहां हमें यह मिलती हुई नजर नहीं आएगी, वहां हमें यह मिलती हुई दर्पण मिलती हुई नजर नहीं आएगी। बना लेते हैं, ये हमारा हुआ दर्पण, और दर्पण में मैंने यहां पेंट दिया, यहां पेंट होते देखो P तो ये रहा, ये उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण हुआ C यहां है, और लाइट इधर से आनी है, इसका मतलब ये हुआ इधर तो कुछ होना ही नहीं है, ये और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनेगी, जो प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसे आएंगी, ये ऐसे आने के बाद वो हमें ऐसे मुड़ती हुई दिखाई देगी, और यदि हम इसको पीछे ले जाए ऐसे, और यदि ये पीछे मिल जाए ऐसे, और यहां से ये ऐसे है। अब देखो यहां क्या नजर आया हमें कि समान जो हमारा मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है, यहां तो वो मिल रही है, और यहां देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, प्रकाश की किरणें आई और यहां से ऐसे गई, और यदि आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये यहां से आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो वो किरणें परावर्तन के पश्चात यहां मिल रही है, और यहां ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसके बारे में लिखो कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, मिलती है। ये उत्तर में ऐसा हुआ, ऐसे सिर्फ उत्तर में हुआ कि परावर्तन हुआ एक बिंदु पर मिलती है, और उत्तर में वह मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को
दर्पण का मुख्य फोकस उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और ये कहाँ आया है, यहां, उसे, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस। इसे एफ द्वारा दर्शाया, एफ द्वारा दर्शाया, एफ द्वारा दर्शाया। एफ द्वारा दर्शाया। इसके बाद हमारे पास है फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको छोटे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस हमारा ये आ रहा है। अब P है हमारा ध्रुव और ये है फोकस। हाँ जी, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव पोल P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है और इसको एफ द्वारा दर्शाया जाता है। इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है, छोटे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब यहां से और यहां तक जो दूरी हुई हमारी वो हुई एफ। और सी से पी की दूरी कितनी है, सी से पी की दूरी और वक्र का त्रिज्या है ना, P से और C के बीच की जो दूरी है ये इस गोले की त्रिज्या है जिसका नाम था वक्र का त्रिज्या। यह और एक बात ध्यान रखने की है, यह पाया गया ऑब्जर्वेशन, यह ऑब्जर्व किया गया, यह पाया गया कि मुख्य फोकस F PC को, PC क्या है भाई, PC वक्र का त्रिज्या, PC को 2 बराबर, PC बराबर R, PC बराबर R, PC किसका नाम था, वक्र का त्रिज्या, PC बराबर R, PC और R एक ही बात है, PC या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 बराबर भागों में बांटता, दो बराबर भागों में बांटता। यह पाया गया कि मुख्य फोकस F इस PC दूरी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसका मतलब इतना ही यहां और इतना ही यहां। यदि ये F है इधर वाला हिस्सा तो इधर वाला भी F होगा। तो यहां इसका मतलब ये होगा कि R के 2 हिस्से हो गए, R बराबर F जमा F, F जमा F, इट मींस R बराबर 2F। तो यहां से हमने ये बात बोल दी कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डबल होती है, 2 गुनी होती है, उसकी फोकस दूरी की डबल होती है। या फिर ऐसे बोल दो कि किसी दर्पण की जो फोकस दूरी है, यहां से निकाल दिया मैंने, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो अब आगे पढ़ना है, हम पढ़ना चाहते हैं कि इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, और उन दर्पणों के प्रतिबिंब के लिए हमें दर्पणों के विषय में कुछ बातों का पता होना चाहिए था। और इन बातों के बारे में हमने आज चर्चा की कि दर्पण में जो सबसे पहली चीज थी वो थी इसका ध्रुव क्या होता है, फिर उसका ये वक्रता केंद्र क्या होता है, फिर उसकी ये वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फिर उसका फोकस क्या होता है, और फिर उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो आप सभी ने इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझ लेना है, ताकि जब हम अगले लेक्चर में इन दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के बारे में बात करेंगे तो वो अच्छी तरह हमें चीजें समझ आएंगी। ओके, थैंक यू।